Friends, I'm your mentor CS Monica Agrawal. Today we are going to take Unit 3rd, Part 2 of the Indian Contract Act 1872. In this topic, we will go to cover other essential elements of a contract. Basically, हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि मिस्टेक किस तरीके से होती हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ इस चार्ट के थ्रू। बेटा मिस्टेक बेसिकली दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लॉ है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट जाके अगर आप कोई काम करते हो और आप बोलते हो कि लॉ की गलती हो जाती है आपसे अगर, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि ये माना जाता है चाहे लॉ आपको पता हो या नहीं पता हो, आप इस बात का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। लॉ की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिना हेलमेट पहने जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है ट्रैफिक में, तो उस केस के अंदर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं आप, टू व्हीलर, और आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आपका चालान पुलिस काट सकता है। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता ही नहीं था लॉ है। तो बेटा आपको पता हो या नहीं पता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉ की मिस्टेक इज़ नॉट अलाउड। अच्छा बेटा एक चीज़ और नोट करने वाली है कि केवल इंडियन लॉ की मिस्टेक इज़ नॉट अलाउड, फॉरेन लॉ की मिस्टेक इज़ अलाउड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हर कंट्री का लॉ जानते हों। फिर बात आती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड मुद्दा जो है, फैक्ट है, उसके बारे में आपको कोई मिस्टेक हो गई है। तो उस केस में क्या हो सकता है, दो तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टीज के साथ मिस्टेक हुई है, और यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी के थ्रू मिस्टेक हुई है। बाइलेटरल में भी हम देखते हैं मेनली होती है सब्जेक्ट मैटर पे मिस्टेक। सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, प्राइस, क्वांटिटी, इससे रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक का मतलब बेसिकली यही होता है बेटा कि आपको खुद को भी नहीं पता कि ये काम गलत हो रहा है और आपने वो काम कर दिया है, तो इसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। जहाँ पे आपकी इंटेंशन होती है तो वो मिस्टेक नहीं होती है। आप गलत बता रहे हो और आपको पता है कि ये गलत है, तो वो मिस्टेक नहीं है। आप किसी को कोई बात गलत बता रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो गलत है, आपके अकॉर्डिंग भी वो सही है, तो वो मिस्टेक कहलाती है। तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। उसमें भी दो तरीके की, लीगल और फिजिकल, हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यूनिलेटरल मिस्टेक्स में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो सकती है और करेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डिटेल में देख रहे हैं बेटा। मिस्टेक ऑफ लॉ, बेटा मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टेक ऑफ लॉ डजंट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि आप इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपको लॉ की नॉलेज नहीं है। बट कौन सा, आपकी कंट्री के लॉ की नॉलेज होना आपको मस्ट है, दूसरी कंट्री का नहीं होगा तो चलेगा। बट इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड। लेकिन किसी ने आपको बहला फुसला के गलत लॉ समझा दिया और फिर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल, बट फॉरेन लॉ की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज का एक्सक्यूज ले सकते हो, और इसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ट्रीट किया जाता है। फिर बात आती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी मिसअंडरस्टूड ईच अदर एंड आर एट द क्रॉस पर्पज। दोनों के पर्पज अलग अलग हैं और दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड किया है, तो इसे बोलेंगे बायलेटरल या म्यूचुअल मिस्टेक। अगर एक पार्टी के थ्रू गलती हो रही है तो केवल यूनिलेटरल मिस्टेक। बेटा अगर दोनों पार्टी के थ्रू गलती होती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, अगर दोनों पार्टीज से हुई है। ए ऑफर टू सेल इज एम्बेसडर कार टू बी हु बिलीव दैट ए हैज ओनली फैट कार एग्रीज टू बाय द कार। हियर द टू पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर सो दैट देयर इज नो रियल कंसेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। दोनों को सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या हो गई है बेटा, मिस्टेक हो गई है, आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन।
आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर लीगल नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है। तो कंसिडरेशन को और कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव को क्या होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, बेटा लॉफुल कब तक माना जाता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल तब तक माना जाता है जब तक कि उसकी ये सारी कंडीशन। देखिए बेटा, अगर कोई काम फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि लॉ में जिसे करना मना किया गया है, वो काम अगर आप करते हैं दैट इज अनलॉफुल। यानी कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट तभी लॉफुल होगा जब वो लॉ के थ्रू फॉरबिडन ना हो। इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब इट वुड डिफेक्ट द प्रोविजन, अगर आपने ऐसा कोई काम किया जिससे लॉ के किसी प्रोविजन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि लॉ की नॉन कंप्लाइंस होती है। क्या होती है बेटा, लॉ की नॉन कंप्लाइंस। तो उस केस में भी उसे क्या माना जाता है, अगेंस्ट लीगल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। फ्रॉडुलेंट, अगर कोई काम फ्रॉड इन्वॉल्व है वहां पे, तो वो भी इलीगल माना जाता है। इन लॉ इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन, अगर आपके किसी एक्ट से किसी पर्सन को इंजरी हो रही है या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है, तो वो भी आपका इलीगल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कंसिडरेशन दिया 5 करोड़ रुपीज में एक पर्सन को शूट करना है, तो इससे इंजरी हो रही है पर्सन को, या उसे किडनैप करना है, तो ये दोनों चीजें क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो भी इलीगल माना जाता है और दैट इज नॉट अलाउड, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं। कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, अगर कोई काम कोर्ट ने इमोरल डिक्लेयर्ड कर दिया, इमोरल का मतलब क्या होता है, नैतिकता के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल हरेसमेंट, दैट इज ऑल। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे काम जो पब्लिक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, पब्लिक की शांति को भंग करते हैं, उन्हें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है और वो भी इलीगल कंसिडर किए जाते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। ए बी सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डिवीजन अमंग दैम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय दैम बाय फ्रॉड। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी फ्रॉड से हमें इनकम होगी हम आपस में शेयर करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, क्योंकि फ्रॉड करना क्या है, अनलॉफुल है। ए प्रॉमिस टू बी अबैंडन ए प्रोसिक्यूशन विच ही हैड इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रॉमिस इन ल्यू देयर ऑफ टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रॉब्ड। द एग्रीमेंट इज वॉइड। आपने किसी को केस फाइल किया, किसी ने आपके अगेंस्ट, आपने बोला कि तुम मेरे अगेंस्ट ये केस वापस ले लो और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो यहाँ पे आपने किसी का प्रोसिक्यूशन करने का हक छीना है, दैट इज अनलॉफुल, लॉ में ये मना है। आगे देखेंगे बेटा, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। मतलब अपन ने आगे पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि कौन से केसेस में एग्रीमेंट को अनलॉफुल कहा जाएगा। तो बेटा अगर कोई फॉरबिडन बाय लॉ है, जैसा कि हमने देख चुके हैं, डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट है, या फिर एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कंट्री में उस टाइम कोई रूल चल रहा है उसके अगेंस्ट है, या किसी प्रॉपर्टी या पर्सन को नुकसान पहुंचाता है, ये इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे दंगे फैलाना, ये सब चीजें होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन, यानी कि अगर आप कोई केस कर रहे हो उस पर आपको रोका जाए, केस नहीं करने दिया जाए, तो ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। तो बेटा अपन देख रहे हैं अगेंस्ट यानी कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या माना जाता है। ट्रेडिंग विथ एनिमी, अगर आप किसी एनिमी कंट्री के पर्सन के साथ कोई ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में, अच्छा एनिमी कौन सी कंट्री होती है, जिनके बीच में वॉर डिक्लेयर्ड है, तो एनिमी कंट्रीज के सिटीजन्स के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है और आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं। स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि अगर आप किसी को केस को बंद करने के बदले में
पैसा ऑफर करते हो, यानी कि अब्यूज टू जस्टिस करते हो, मतलब जस्टिस के आप पैसे दे रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड, तो ये वॉइड होगा। मेंटेनेंस एंड चैम्पेरिटी, बेटा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ढंग से समझेंगे अपन इस चीज को। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन ए सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। आपका किसी एग्रीमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, और आपको उसे करने के लिए कहा जा रहा है। मेंटेनेंस इन एन एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन सूट, आपको उसके अगेंस्ट केस करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आपको उस टॉपिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, यानी कि झूठा केस। चैम्पेरिटी इज एन एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अदर in litigation in exchange of promise to hand over a portion of proceed of action। चैम्पर्टी में हम क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को पैसा ऑफर करते हैं और उसे क्या ऑफर करते हैं कि इस लिटिगेशन से, मतलब आपने एक केस फाइल कर रखा है और सामने वाले पर्सन को ऑफर करते हैं इस केस से हम जो भी जीतेंगे ना वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, और सामने वाली पार्टी आपको क्या करती है, मदद प्रोवाइड करती है, इसे बोलते हैं चैम्पर्टी। चैम्पर्टी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एन एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ फंड बाय वे ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पेरिटी इज वैलिड अनलेस, मतलब अगर ये कंडीशन ना हो तो चैम्पेरिटी और मेंटेनेंस भी वैलिड है। इट इज अनरीजनेबल अनजस्ट टू अदर पार्टी, आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इससे सामने वाली पार्टी को नुकसान हो रहा है, अनजस्ट है, उसके साथ जस्टिस के अगेंस्ट है, तो ये वॉइड माना जाएगा। इट इज मेड बाय मैलिशियस मोटिव, मैलिशियस मोटिव यानी आपका मोटिव सही नहीं है। अगर मैलिशियस मोटिव से कोई काम किया जाता है तो उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं। लाइक दैट गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो लिटिगेशन में तो ये क्या माना जाएगा बेटा, वॉइड। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। व्हाट इट मीन, an agreement to traffic in public office opposed to public policy, it interfere the appointment of a person best qualified for the service to public, यानी कि इसमें पैसे दिए जाते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिस। अगर आप पैसे देते हो और आपको पब्लिक ऑफिस की पोस्ट ऑफर की जाएगी, मतलब ब्राइब दी जाती है और उसके बदले में आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी, गवर्नमेंट पोस्ट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं, क्योंकि इससे जो बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना उसको पोस्ट नहीं मिलती है और जो नालायक लोग हैं वो सर्विस में आ जाते हैं, तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस एंड अनदर पर्सन में सिक्योर अपॉइंटमेंट इज वॉइड, किसी ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन को आपने पैसे दिए और उसको बोला कि तू रिटायर हो जा और तेरी जगह हम लग जाएंगे, तो ये भी क्या माना जाएगा बेटा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट टू प्रोक्यूर ए पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, किसी पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड के लिए अगर आप पैसे देते हो, जैसे पद्म विभूषण के लिए आपने पैसे ऑफर किए और आपको दे दिया गया, तो ये वॉइड है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, अगर आपने मोनोपोली क्रिएट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, बहुत सारी एंटिटीज, बहुत सारे बिजनेसमैन मिलके मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और वॉइड है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, बेटा मैरिज करवाने के, मैरिज में नेगोशिएट करने के किसी भी तरीके का कोई भी ब्रोकरेज देना वॉइड माना जाता है। फॉर इंस्टेंस एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू ए पर्सन हायर टू प्रोक्यूर ए वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देयरफॉर वॉइड। नेक्स्ट, interference with the course of justice, an agreement whose object is to induce any judicial officer of state to act partially or corruptly is void। अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को पैसा देते हो जिससे वो जस्टिस सही तरीके से ना कर पाए, तो इसे भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, बेटा जो काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, जो काम करना आपकी ऑब्लिगेशन है उसके बदले में, मतलब वो काम तो आपको करना ही है, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर का काम होता है कि वो समाज में शांति बनाए रखे और जो जिनके साथ गलत हुआ है उनकी एफआईआर वगैरह दर्ज करे, लेकिन अगर ऐसा पुलिस वाला नहीं करता है, केवल पैसे लेके कर रहा है जिसकी ऑलरेडी उसे सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये माना जाएगा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, क्योंकि कोई बंदा एक काम के डबल चार्जेस नहीं उठा सकता, ये ऑलरेडी उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो ये काम करे, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर सकता, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, बेटा कई बार क्या होता है कि
पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट अनलॉफुल होता है, तो उस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक बंदा है मिस्टर ए, उसके कई बिजनेसेस हैं, कुछ लीगल कुछ इलीगल, कुछ इलीगल बिजनेस है, कुछ लीगल बिजनेस है। अच्छा, उसने अगर एक पर्सन हायर किया मिस्टर बी फॉर मैनेजिंग होल बिजनेस, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, तो मिस्टर बी को मिलने वाला सैलरी भी क्या मानी जाएगी? इलीगल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी के साथ वॉइड होगा। लेकिन अगर मिस्टर बी को अपॉइंट किया जाता है लीगल बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, तो मिस्टर बी की सैलरी क्या होगी? वैलिड, यानी कि लॉफुल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल इन पार्ट है, तो अगर उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है तब तो लीगल पार्ट वैलिड होगा, अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो दोनों ही इलीगल माने जाएंगे, चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो। अब बात कर रहे हैं हम वॉइड एग्रीमेंट्स की। बेटा देखेंगे, हमने जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं सारी लिस्ट को हम रिकलेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में होता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है तो वॉइड होता है इन पार्ट्स। अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वॉइड, क्योंकि कंसिडरेशन होना मस्ट है, ये ऑलरेडी हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। जिसके कुछ एक्सेप्शन है उस केस में वैलिड होता है। बेटा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज डिक्लेयर्ड दैट वॉइड एग्रीमेंट एज वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी किसी को मैरिज करने से मना नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस करने से मना नहीं किया जा सकता, किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करने से मना नहीं किया जा सकता, ये सब माने जाते हैं वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट अनसर्टेन है, जिसके बारे में पता नहीं लगा जा रहा क्वांटिटी क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि आप कंफ्यूज हो, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट्स हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, दे आर ऑल्सो वॉइड। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट जो कि परफॉर्म हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू डू है, वो भी क्या माने जाते हैं बेटा? वॉइड माने जाते हैं। आगे देखेंगे हम एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, जो मैं अभी आपको चार्ट में समझा चुकी हूँ, वो हम डिटेल में देख रहे हैं बेटा। एवरी एग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ है बेटा? एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ ए पर्सन अदर देन ए माइनर। बेटा माइनर को शादी करने के लिए मना कर सकते हो, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि मेजर होना जरूरी है, दैट इज एज ऑफ 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर मेजर। तो अगर कोई माइनर के अलावा कोई पर्सन है और उसको आप मैरिज करने के लिए मना कर रहे हो तो गलत है। अगर वो मेजर है तो वो मैरिज कर सकता है। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। An agreement by which any person is restrained from exercising lawful profession, अगर आप किसी को lawful profession नहीं करने दे रहे हो तो ये भी क्या माना जाता है? रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और ये अलाउड नहीं है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, बी अ फिजिशियन ए सर्जन एम्प्लॉय ए एज एन असिस्टेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 years. ए एग्री नॉट टू प्रैक्टिस एज ए सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दीज 3 years. मतलब अगर आप हमारे यहाँ जॉब करोगे तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ये वैलिड रेस्ट्रिक्शन है और यहाँ पे ये वैलिड माना जाएगा, वर्ड नहीं है। एन एग्रीमेंट बाई ए मैन्युफैक्चर टू सेल ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड इज इंटायर प्रोडक्शन ए होलसेल मर्चेंट। अगर किसी ने आप पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अपना सारा सामान केवल हमें ही बेचोगे, आपने एक तरीके से उसके ट्रेडिंग पे रेस्ट्रेन लगा दिया, लिमिट लगा दी, लेकिन ये भी अलाउड है। एग्रीमेंट अमॉन्ग सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी नॉट टू सेल कमोडिटी फॉर लेस देन फिक्स प्राइस, कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचो लेकिन इसकी मिनिमम प्राइस इतनी, इससे कम में नहीं बेच सकते। तो ये भी आप अपने परचेजर्स पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या क्या हो गए बेटा? एक्सेप्शन ऑफ रूल एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेडिंग, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कि जो लॉ ने बताए हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्शन जुडिशियल यानी कि जो केस लॉ ने बताए हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आते हैं सेल ऑफ गुडविल, यानी कि अगर आप क्या कर देते हो, गुडविल को सेल आउट कर देते हो, उस केस में रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है कि आप ड्यूरिंग द पार्टनरशिप अगर कंपटीशन में बिजनेस कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड, सेम इन एलएलपी एक्ट। अब बात आती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशंस का मतलब है
कि अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो तो उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन आप पे लगाई है तो वो आप पे एप्लीकेबल होगी। सर्विस एग्रीमेंट मतलब अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हो, पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर कंपनी की आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप उन पे रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लगा सकते हो। सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट एंड फ्रेंचाइजी मतलब आप प्रोडक्ट केवल हमसे ही खरीदोगे या हमें ही बेचोगे, इस तरीके का आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अब ये बात हो गई रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वन बाय विच एनी पार्टी thereto is restricted absolutely from enforcing his right under a contract through a court or which abridges the usual period for starting legal proceeding. A contract this nature is void. अगर आप किसी लीगल प्रोसीडिंग करने के किसी बंदे के राइट को क्या करते हो, रेस्ट्रेन करते हो, दैट इज void. However, there are certain exception. What is the exceptions? A contract by which party agree any dispute within them in respect of any subject shall be referred to arbitration. बेटा arbitration का मतलब होता है किसी थर्ड पर्सन को आपने एक तरीके से जज अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि अगर हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, यानी कि थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, जिससे हमारी गुडविल भी बची रहेगी और पैसा भी कम खर्च होगा और मार्केट में हमारी इमेज को नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपने आर्बिट्रेशन का क्लॉज अपने एग्रीमेंट में डाला हुआ है तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आपको पहले आर्बिट्रेटर से सुलटारा करवाना पड़ेगा। A contract by which parties agreed to refer to the arbitration any question between them which has already arisen which may arise in future is valid but such a contract must be in writing. यानी कि आर्बिट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट में आप कोर्ट पे नहीं जा सकते। एग्रीमेंट, अब बात आ रही है कि नेक्स्ट अपनी वैलिड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या होना जरूरी है, इट शुड बी सर्टेन। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनसर्टेन है, तो वो क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन से टाइप का ऑयल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा क्योंकि अनसर्टेन है। लेकिन अगर ए डील ही किस में करता है, केवल कोकोनट ऑयल में करता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा ऑयल, तो ये अनसर्टेन होते हुए भी सर्टेन है यानी कि वैलिड माना जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैजरिंग एग्रीमेंट्स। बेटा वैजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अब हम ये देख रहे हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैजरिंग एग्रीमेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है इसमें। वैजरिंग एग्रीमेंट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो जुआ होता है उसे हम वैजरिंग बोलते हैं। वैजर इज वॉइड, वैजरिंग करना वॉइड होता है। वैजरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी अनसर्टेन इवेंट जिसका होना या ना होना फाइनल नहीं है, उसके ऊपर हम सट्टा खेलते हैं, एक तरीके से जुआ खेलते हैं, तो उसे हम वैजरिंग बोलते हैं। एसेंस ऑफ वैजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लॉस। दोनों पार्टीज के इक्वल चांस होते हैं जीतने के और हारने के, डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट टेक प्लेस इन रेफरेंस टू विच द चांस इज टेकन इन अक्रेंस ऑफ विच नाइदर ऑफ पार्टी हैज लेजिटिमेटेड इंटरेस्ट। दोनों में से किसी भी पार्टी का उस काम के होने या ना होने पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, केवल यही इंटरेस्ट होता है कि जीतेगा कौन, जीतने या हारने में इंटरेस्ट होता है। ए एग्रीज टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन। अब रेन के होने से दोनों में से किसी को कोई फायदा नहीं है, बस यही फायदा है कि ए ने बोला है बी को कि अगर रेन होती है तो वो 50,000 देगा, अगर नहीं होगी तो बी उसे 50,000 देगा। The agreement will be by way of wager, but if one of the party has control over the event, agreement is not wager. यहाँ पे दोनों A और B का दोनों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है, रेन के होने या ना होने पे दोनों का कंट्रोल नहीं है, तो इसे बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। किसी काम के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। अनसर्टेन होना जरूरी है उस इवेंट का, यानी कि दोनों पार्टीज का किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, दोनों पार्टीज के जीतने और हारने के इक्वल चांसेस हैं। मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट टाइमिंग ऑफ मेकिंग द सच एग्रीमेंट। आपका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे। पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टैक। जो उनका पैसा इसमें इन्वॉल्व है केवल उसी में इंटरेस्ट होता है
और किसी काम में उसका कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं, और वेजरिंग एग्रीमेंट्स पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लॉटरी की। लॉटरी एक तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट है। अ लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस नॉट फॉर स्किल एंड नॉलेज, where the prime motive of participant is gambling and the transaction amount to wager. Even if the lottery is sanctioned by Government of India, it is a wagering transaction. Only effect of such sanction is that, बेटा अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अगर गैम्बलिंग को अप्रूव भी कर रखा है तो भी इसे वैजरिंग ही माना जाता है। बस इसका ये इफेक्ट होता है, अगर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अगर आप गैम्बलिंग में, लॉटरी में पैसा लगा रहे हो तो उसमें आपको जो लॉटरी का बिजनेस चला रहा है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको पकड़ के नहीं ले जाया जाएगा। इंडियन पैनल कोड के तहत वो ऑफेंस नहीं कर रहा है बस। बाकी ये वॉइड तो तब भी था, और अगर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव्ड कर दिया तो भी वो क्या माना जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा। लॉटरी आर इलीगल, इवन कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू आर टैंड विथ इलीगलिटी। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस, बेटा क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस आर like that competition in which skills are involved। तो ये आपका क्या है, क्रॉसवर्ड पजल्स इन विच प्राइजेस डिपेंड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा बेटा कई तरीके के होते हैं। अच्छा क्रॉसवर्ड पजल्स और कंपटीशन में ऐसा नहीं है जो जो सही करेगा पजल्स को सॉल्व वो सब लोगों को पैसा मिलेगा, उसमें भी लॉटरी है। अगर उसमें लॉटरी है तो यहाँ पे भी वेजरिंग है, और अगर हर जीतने वाले को पैसा मिलेगा तो वो लॉटरी नहीं माना जाएगा और वेजरिंग नहीं है और वो वैलिड माना जाएगा। ये केस है बेटा, एक बार आप पढ़ लेंगे, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वेजरिंग है या नहीं है ये हम देख रहे हैं। बेटा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से समझेंगे हम। शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है। बेटा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन अगर रियल हो रही है शेयर्स में तो उस केस में वो वैलिड है और वो वेजरिंग नहीं है। लेकिन वॉइड कब होती है, जब एक्चुअल में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, केवल वो सेटल करना चाहती है डिफरेंसेस को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंसेस को ही कमाना चाहती है। आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 महीने बाद ऑयल, कोई ऑयल है फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल परचेज करने का, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 महीने बाद मैं 110 रुपये पर लीटर में मस्टर्ड ऑयल परचेज कर लूंगा। आपका पर्पज मस्टर्ड ऑयल परचेज करना नहीं था। फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस 2 महीने बाद हो गई 100 रुपये, तो आप जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है 10 रुपये, केवल वो ही गेन करना चाहते हो। आपने ऑयल नहीं खरीदा, आपने बोला केवल मुझे 10 रुपये दे दो क्योंकि मैं 10 रुपये जीत चुका हूँ, मैंने 110 में कॉन्ट्रैक्ट किया था और मार्केट प्राइस अभी क्या चल रही है 100, मार्केट प्राइस 120 चल रही है और मैंने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 110 में, तो अब 10 रुपये में मेरे को कम में प्रोडक्ट मिलेगा। इससे बढ़िया आप एक काम करो, मुझे 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से दे दो। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, जहाँ पे आपका ऑयल खरीदना पर्पज नहीं है, आपका मार्जिन पे प्ले करना पर्पज है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस कमाना, तो इससे स्पेकुलेटिव माना जाता है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन वैलिड होती है या नहीं, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन वैलिड होती है या नहीं ये हम देखते हैं। हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइस पेबल टू द बैट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर। अगर प्राइस कितनी दे रहे हो आप जीतने वाले को, केवल 500 रुपये, तो वो क्या है वैलिड, 500 रुपये तक है तो वैलिड है, उससे ज़्यादा होती है तो वो क्या मानी जाती है वॉइड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं जो ऊपर दे रखे हैं उन्हीं पॉइंट्स के, एकदम सिंपल। ट्रांजैक्शन रिसेंबलिंग, बेटा ये ट्रांजैक्शन लगती वेजरिंग है बट है नहीं। जैसे चिट फंड आर अलाउड, जिसके अंदर आप चिट्स के थ्रू पर्सन सेलेक्ट करते हो, आप एक फंड बनाते हो, उसके अंदर चिट डाल के जिस पर्सन के नाम पे चिट निकलती है उसको पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें दोबारा उस पर्सन की चिट नहीं डाली जाती है जिसको एक बार पेमेंट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे भी पूरी तरीके से लॉटरी सिस्टम नहीं है, तो ये वेजिंग नहीं है, वैलिड है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, मैंने बताया कि नॉर्मल शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन आर अलाउड जिसके अंदर आप एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हो। अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस में, दैट इज वेजरिंग। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, अगर आप कोई कंपटीशन जीत के जिसके अंदर कोई भी लॉटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आप पैसा कमाते हो, दैट इज नॉट वेजरिंग। अगर प्राइज मनी 1000 तक है तो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बेटा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाता है, अनसर्टेन इवेंट है लेकिन फिर भी वैलिड माना जाता है।
और ये क्या माना जाता है, पूरी तरीके से वैलिड, और इट्स नॉट ए वैजरिंग एग्रीमेंट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, चिट फंड, शेयर मार्केट की जेन्युइन ट्रांजैक्शन, एथलीट या गेम्स के कंपटीशन और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड, दे आर नॉट वैजरिंग। इंश्योरेंस और वैजरिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये डिटेल में समझाया गया है। आप ये डिफरेंसेस पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कैसे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा आपको रेफरेंस, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इंडैमनिटी, इंडैमनिटी का मतलब, इंडैमनीफाई करने का मतलब है किसी और के लॉस को कवर करना। तो इंश्योरेंस में किया जाता है किसी और के लॉस को कवर, लेकिन वैजरिंग में किसी और के लॉस को कवर नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, और बाकी सारे पॉइंट्स आप पढ़ते ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। मैं आपके साथ CS मोनिका अग्रवाल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 3।